स्क्रिप्ट में से स्टैट्स को इंटरप्रेट करने के लिए, ताकि हम इंग्लिश में या लैंग्वेज में नहीं फंसें, इस सीरीज को स्टार्ट किया था। और फर्स्ट लेक्चर में हमने स्क्रिप्ट में से स्टैट्स को अनलॉक करने का एक थंब रूल लिया था। पूरी वीडियो डिटेल में है, समराइज कर लेते हैं कि पिछली बार हमने यूजफुल कॉन्टेक्स्ट समझ में आए, ताकि हम ये समझ पाएं कि खाली डेकोरेशन नहीं है, जार्गन नहीं है, अंदर जो यूजफुल बात हो रही है, चाहे वो हमारे रिसर्च पेपर की है या किसी और की रिसर्च पेपर की है, कि ये जो की टर्म्स यूज हो रहे हैं ये इंटरचेंजेबल हैं या कहीं पे भी किसी को भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। ये सारी गहराई से समझने के लिए हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। और पिछली वीडियो में इम्पॉर्टेंट इनपुट हमें ये समझ में आया था कि किसी भी रिसर्च में, रिसर्च पेपर के अंदर हम फोकस करते हैं टेक्स्ट को पढ़ते समय उसके अंदर छुपे हुए वेरिएबल को ढूंढना होता है। हम वेरिएबल अगर हमें पता चल गया और हमने कांस्टेंट या कॉन्टेक्स्ट को हटा दिया तो हमारा 90% काम हो गया। अच्छा, वेरिएबल अगर आइडेंटिफाई भी कर दिया तो उसके आगे की क्या बात है? उसके आगे की ये बात आती है कि एक वेरिएबल है या मल्टीपल वेरिएबल है, कि अगर एक से ज़्यादा है बाईवेरिएट होगा या नहीं होगा। ये वाली बात को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, क्योंकि सिंगल वेरिएट है, यूनिवेरिएट है तो सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड और इतनी बातें होंगी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस। और अगर बाईवेरिएट या मल्टीवेरिएट है तो हायर लेवल रिलेशंस की बात होती है। रिसर्च का ऑब्जेक्टिव या तो वेरिएबल्स को मेजर करना या उनके बीच के रिलेशन को अंडरस्टैंड करना, राइट। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात अभी तक नहीं कही है, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। और इसके आगे जस्ट अ मिनट, यस, फाइनली हमने एक इंपॉर्टेंट इनपुट देखा था कि लेट्स से एक ऑब्जेक्टिव है टू मेजर IQ लेवल एंड हैप्पीनेस लेवल एंड X2, X3, X4, X5, XZ, ठीक है। ये इतने सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है बाईवेरिएट या मल्टीवेरिएट हो, क्योंकि इसको हम मल्टीपल यूनिवेरिएट में स्प्लिट कर सकते हैं। और जब हम मल्टीपल यूनिवेरिएट में स्प्लिट कर सकते हैं तो वो खाली रिसर्च यूनिवेरिएट रिसर्च ही है, चाहे उसमें कितने भी वेरिएबल्स दिखे, राइट। सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो उसको समझना और उसके बीच के रिलेशन वाले कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम स्क्रिप्ट में उलझे नहीं, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स पिछली वीडियो में कर लिए थे, अभी इस पर डिटेल नहीं करेंगे। अभी हम आगे की बात करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो जब हम वेरिएबल टर्म पे फोकस करते हैं तो साथ में दो और टर्म्स आ जाती हैं, स्केल और कंस्ट्रक्ट। उन पे थोड़ा फोकस करते हैं कि क्या है स्केल, क्या है कंस्ट्रक्ट। इनके रूट्स पे नहीं जाएंगे, पर सिंपल भाषा में समझे तो जैसे ह्यूमन सोसाइटी में हम ह्यूमन सोसाइटीज़ को समझते हैं, लोगों को नाम देते हैं, लोगों की फैमिलीज होती है, उनके बीच के रिलेशंस को स्टडी करते हैं। हम अलग अलग लोगों को देख के हम देखते हैं कि इनके बीच में कोई बॉन्ड है या नहीं, कुछ केमिस्ट्री चल रही है, कैसा बॉन्ड है, क्या रिलेशन है। फैमिली को हम स्टडी करते हैं, हैप्पी फैमिली, उनके बीच में रिलेशन कैसे हैं, किस लेवल का एनवायरनमेंट है। या फिर किसी पर्टिकुलर रिलेशन की बात कर रहे हैं कि लेट्स से फादर सन रिलेशन, उसको हम स्टडी करते हैं। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, नेशनलिटी, ज्योग्राफी, हम उसको एक रिलेशन को एक यूनिक तरीके से देखते हैं, उसके अंदर फिर हम एडल्ट्रेशन नहीं होने देते। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में कंस्ट्रक्ट को समझने के लिए फोकस करते हैं। वेरिएबल्स को भी हम रिसर्च में नाम देते हैं, उनकी फैमिलीज़ को स्टडी, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, उन फैमिलीज़ को स्टडी करते हैं, उनके रिलेशन को मॉडल्स के थ्रू स्टडी करते हैं, और उन कंस्ट्रक्ट को नॉर्म्स के फॉर्म में हम समझते हैं, राइट। और जैसे ह्यूमन सोसाइटी में हम बोलते हैं कि ये सोसाइटी कंजर्वेटिव है, ये फैमिली ऑर्थोडॉक्स है, ये लिबरल है, सेम लॉजिक हम यहाँ पे रिसर्च में लगाते हैं। अल्टीमेटली हमारा रिसर्च में गोल रहता है फाइनली थियोरी डेवलप करना, राइट। तो रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में कंस्ट्रक्ट क्या है, वो हिडन लेटेंट एलिमेंट जिसको हम अपने रिसर्च मॉडल के थ्रू अनवील करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो हिडन है। उसको हम, हमारे रिसर्च जितनी रिफाइंड होगी उतना अच्छी तरीके से वो हिडन एलिमेंट बाहर आएगा, हम स्टडी करेंगे। उसके ऊपर होने वाले जो दूसरे इम्पैक्ट्स हैं उन सब चीज़ों को हटाते हुए कि भाई अंदर का जो रिलेशन है उसको हम सही तरीके से स्टडी कर पाए, और साइड का जो इंटरप्ले है उसको हम सही तरीके से समझ पाए। हमारा जितना अच्छा रोबस्ट मॉडल होगा उतनी हम उन वेरिएबल्स के थ्रू स्टडी कर पाएंगे। अब आता है तीसरा टर्म, स्केल। जैसे ह्यूमन सोसाइटी में हम लोगों को बोलते हैं कि ये केयरफुल पर्सन है, ये फोकस्ड है, ये हैंडसम है, अगली, थिन, ओबीस, फ्रेंडली, को पॉजिटिव, राइट। तो सेम चीज़
सेम अलग अलग हम लोगों को अलग अलग स्केलिंग पे नापने की कोशिश कर रहे हैं। सेम लॉजिक हम रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ करते हैं। हम अलग अलग बिहेवियर को, अलग अलग ओपिनियन को, अलग अलग एलिमेंट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम क्वेश्चनर्स डेवलप करते हैं, इसके लिए स्केल्स डेवलप करते हैं। जैसे टेम्परेचर नापने के लिए हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे हम रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग स्केल्स को डेवलप करते हैं और मेजर करने की कोशिश करते हैं कि इस स्केल पे स्ट्रांगली एग्री से लेके स्ट्रांगली डिसएग्री, लेट से इस स्केल पे हम कहाँ तक कितनी अच्छी तरीके से हम अगले उस कंस्ट्रक्ट को समझ पा रहे हैं, राइट। तो स्केल्स बेसिकली दो टाइप की होती है, फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव, क्योंकि कंस्ट्रक्ट भी दो टाइप के हैं, उन कंस्ट्रक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट जो है वो यूनी डायमेंशनलिटी की बात करता है, एक ही डायमेंशन पे फोकस कर रहा है, सारी स्टेटमेंट बार बार घूम घूम के एक ही चीज़ को असरटेन करने की कोशिश कर रही है ताकि हम ये समझ पाएँ कि चीज़ रिलायबल है या नहीं। एक या दो स्टेटमेंट उसमें से हटा दोगे तो वो खास डिफरेंस होगा नहीं। जैसे कि ओके, एक एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको, पर अगर किसी ने कहा, हम किसी की अंडरस्टैंडिंग जानना चाह रहे हैं कि न्यू प्रोडक्ट्स के लिए वो रिलायबल क्या, वो कह रहा है कि मैं न्यू प्रोडक्ट्स में बहुत ज्ञान रखता हूँ, तो उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई आई लाइक टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स टू माई फैमिली, आई डू नॉट लाइक हेल्पिंग पीपल बाई providing information about different kinds of products. People ask me for information about products, places to shop. My friends think of me as a good source of information when it comes to new product. एक ही स्टेटमेंट को कभी इधर से कभी इधर से उल्टा पुल्टा हमने अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछने की कोशिश करी और हमने देखा कि जहाँ पे अगर वो सच में अवेयर है तो जहाँ जहाँ पे स्ट्रांगली एग्री साइड में आना चाहिए वहाँ पे स्ट्रांगली एग्री, और जहाँ पे बिल्कुल ही ऑपोजिट पार्ट है वहाँ पे स्ट्रांगली डिसएग्री पॉइंट। बेसिकली हम एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम समझ पाएँ कि चीज़ें आज जो आ रही हैं, क्रॉनबेक अल्फा जो रिलायबिलिटी वाला फैक्टर है वो है या नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं कंस्ट्रक्ट को, थोड़ा सा सिंपल और लंबी वीडियो नहीं होगी। तो फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट क्या है? फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट वो कंस्ट्रक्ट है जहाँ पे हम वैलिडिटी को स्टडी कर रहे हैं। हम अलग अलग क्वेश्चंस के फॉर्म में हम पूछते हैं एज क्या है, इनकम क्या है, जेंडर क्या है, अर्बन रूरल, ऐसे अलग अलग इनपुट से हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि सच में जो सोशियो डेमोग्राफिक, सोशियो इकोनॉमिक जो कॉन्टेक्स्ट की जो पर्टिकुलर फोकस की बात कर रहे हैं वो वैलिड कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है या नहीं। इनमें से एक भी इनपुट हटा तो वैलिडिटी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। लाइकवाइज रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट जो है, इसमें जैसा पहले कहा था, एक ही चीज़ को हम बार बार अलग अलग दिशाओं से मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही चीज़ को हम बार बार मल्टीपल क्वेश्चन से, आप वहाँ गए थे, आप उस दिन कहाँ थे, उस दिन ऐसा हुआ था, तो आपके का रिएक्शन क्या होगा। जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे यूनी डायमेंशनलिटी और यूनी डायरेक्शनलिटी की बात कर रहे हैं ताकि हम रिलायबिलिटी को एस्टेब्लिश कर पाएँ। रिलायबिलिटी सेम वैसे ही जैसे कि हम रॉक क्लाइंबिंग में नहीं करते, एक चीज़ पे वज़न डालना है तो हम यहाँ बार बार उसको अलग अलग दिशाओं से खींच के चेक करते हैं, सेम वैसा ही लॉजिक यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं रिलायबिलिटी के लिए, ताकि क्योंकि अल्टीमेटली हमारी ये क्वेश्चन में रिलायबल होगी तभी हम उस कंस्ट्रक्ट को सही तरीके से मेजर कर पाएंगे। और यहाँ पे वैलिडिटी, फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट में वैलिडिटी सेम कि भाई हाँ ये वैलिड है, सील ऑफ अप्रूवल, राइट, क्योंकि इनमें से एक भी एलिमेंट अगर मिसिंग हुआ तो चीज़ें गायब हो जाएगी, तो पिक्चर कंप्लीट नहीं आएगी। आई होप इस वीडियो में थोड़ी चीज़ें हमको और क्लियर हुई हैं। तो दैट वाज ऑल। नेक्स्ट में हम और डिटेल में बात करेंगे।